हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जिसका एग्ज़ाम इस बार होगा तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, वो मेरे वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कैसा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किसी बाह्य बिंदु से होकर वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्वेश्चन लिखा हुआ कि किसी बाह्य बिंदु से होकर वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन में है 1 होगा, बी में है 2, सी में 3 है और डी में 4 है। तो कोई बाहरी बिंदु है और बाहरी बिंदु से एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो यही हमको बताना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। जैसे मैंने यह वृत्त बनाया, सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि स्पर्श रेखा क्या है। हमने यहाँ पर वृत्त बना लिया, वृत्त के किसी भी बिंदु पर अगर कोई रेखा टच करते हुए चली जाती है तो उसी को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे हमने कोई पॉइंट यहाँ पर लिया, यहाँ पर एक रेखा हमने खींचा, ओके, यहाँ पर हमने एक रेखा खींचा वृत्त पे, जो कि इस बिंदु पे, मान लो ये बिंदु P नाम दे दिया, ओके। इस बिंदु P से होकर यह जा रहा है, यानी वृत्त को टच करते हुए जा रहा है, इसी को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। समझ लिया स्पर्श रेखा क्या है। कहीं पर भी हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लिया, इस बिंदु से होकर एक लाइन खींचा तो ये स्पर्श रेखा हो गया। यहाँ पर हमने पॉइंट लिया और इस बिंदु से हमने एक रेखा खींच दिया, तो यही स्पर्श रेखा होता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाह्य बिंदु, यानी बाहर में कोई बिंदु है, वृत्त के बाहर, बाहरी बिंदु से होकर वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर हम बाहरी बिंदु एक लेते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट हमने यह वृत्त बना दिया। बाहरी बिंदु यानी कहीं पर भी हम पॉइंट एक ले लेंगे, यानी वृत्त के बाहर होना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया है जो कि वृत्त के बाहर है। अब देखना है कि इस बिंदु से होकर वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ से अगर हम इधर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बन जाएगा। इस बिंदु से होकर एक लाइन खींचा, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बन गया जो कि वृत्त को टच करते हुए जा रहा है। और कहाँ पर हम खींच सकते हैं, ई साइड भी हम खींच सकते हैं, इधर खींचा और ई साइड भी हम खींच सकते हैं। तो इधर ई साइड इस तरह टच करते हुए जाना चाहिए, यहाँ पर हमने टच करते हुए खींच दिया। और कई स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं इस बिंदु से होकर। यहाँ पर हमने एक स्पर्श रेखा खींचा और यहाँ पर हमने एक स्पर्श रेखा खींचा, और हम इस बिंदु से होकर कहीं भी स्पर्श रेखा नहीं खींच पाएंगे। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, एक ये स्पर्श रेखा हो गया और एक ये हो गया, यानी एक ये लाइन हुआ और एक ये लाइन हुआ। यानी बाहरी बिंदु से होकर टोटल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। बाहरी बिंदु से होकर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन लेकर हम फिगर से ही समझेंगे कि कोई वृत्त है, इस पर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक वृत्त बना दिया, यहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, यहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया, यहाँ पर हमने पॉइंट लिया, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दिया, यहाँ पर हमने पॉइंट लिया और यहाँ से हमने स्पर्श रेखा खींच दिया। तो इससे यहाँ पर यह साबित होता है कि एक वृत्त से होकर अनंत स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, ओके। एक वृत्त से होकर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और इसमें इस टाइप का भी सवाल आता है, स्पर्श रेखा से रिलेटेड इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तो हम एक और समझा देते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक वृत्त पर कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक वृत्त पर कितनी हम समानांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। समानांतर होना चाहिए,
तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया और यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ पर यह दोनों जो आसपास रेखा है यह दोनों समांतर हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा आता है कि एक वृत्त पर कितनी समानांतर आसपास रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो यहाँ पर एक समानांतर हो गया। अगर हम पॉइंट यहाँ ले लें, अगर हम यहाँ से टच करते हुए जाएंगे तो एक समानांतर यह दोनों भी हो गया। अगर हम इन दोनों पॉइंट पे हम खींचते हैं, एक समानांतर यहाँ पर भी हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ दो पॉइंट लेंगे तो यह भी समानांतर हो जाएगा। इस जगह ले लेंगे, यहाँ पर ही समानांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर समानांतर जो आसपास रेखा होगा वो भी अनंत हो जाएगा आंसर। ओके, तो एक वृत्त से अगर हम अनंत समानांतर आसपास रेखाएं खींच सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? एक वृत्त का क्षेत्रफल 49.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि होगा। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमको इसका परिधि निकालना है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? 14 पाई सेंटीमीटर होगा, यानी पाई में रखना है। परिधि जो निकालेंगे उसका मान भी पाई में ही रखेंगे। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 7 पाई सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ 21 पाई सेंटीमीटर होगा और ऑप्शन डी में 28 पाई सेंटीमीटर होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका कितना मान आ रहा है। क्वेश्चन में पहले जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 49.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर। मान लिया कि हमने वृत्त की त्रिज्या आर है, हमने मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या आर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने पाई आर स्क्वायर लिखा। अब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 49.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 49 पाई। ओके, इम्प्लाइड यहाँ से ये पाई और पाई कट गया। हमने यहाँ पर क्या किया? वृत्त का त्रिज्या हमने आर माना, कैपिटल आर माना। उसके बाद क्षेत्रफल दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो क्षेत्रफल हमने पाई आर स्क्वायर बैठा दिया। अब पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है? 49 पाई के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 49। इम्प्लाइड आर बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 49 का रूट 7 हो जाएगा। तो यहाँ से त्रिज्या हमको 7 सेंटीमीटर आ गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका परिधि निकालना है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इम्प्लाइड 2 गुना पाई गुना हमने त्रिज्या आर जो निकाला है 7 सेंटीमीटर निकाला। तो यहाँ से 7 से गुना कर देंगे तो 7 दूनी 14 पाँच सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से वृत्त का परिधि कितना निकला? यहाँ से वृत्त का परिधि जो निकला 14.5 सेंटीमीटर निकला। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, वृत्त का अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका त्रिज्या कितना होगा, वृत्त का परिधि दिया हुआ है तो कि व्यास निकालने बोलेगा, तो सेम तरीके से निकालना है आपको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो वृत्त से होकर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि दो वृत्त से होकर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन में 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 3 है और ऑप्शन डी में 4 है। तो इसका आंसर कितना होगा? यहाँ पर दो वृत्त के बारे में बोला है कि दो वृत्त से होकर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि दो वृत्त को सटा के रखना है या दो वृत्त को फोड़ रखना है। ओके, तो वो हमको बनाना है कि सटाने के बाद कितना हो रहा है और फोड़ में कितना स्पर्श रेखा बन रहा है। अगर मैक्सिमम जितना होगा उतना ही हमको आंसर देना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर हम जैसे केस 1 यहाँ पर हम अगर दोनों को केस 1 में अगर हम दो वृत्त को सटा के रखते हैं तो देखते हैं कितना स्पर्श रेखा बन रहा है। जैसे यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया,
एक वृत्त और बनाया। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो वृत्त से होकर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। केस 1 में अगर हम दो वृत्त को सटा के रखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पर्श रेखा जो बन रहा है एक बीचा बीच बन जाएगा। स्पर्श रेखा जो होता है वह वृत्त को टच करते हुए जाना चाहिए, लेकिन दोनों वृत्त को टच करते हुए जाना चाहिए। तो अगर हम बीच में लाइन खींच देते हैं तो यह दोनों वृत्त को टच करते हुए जा रहा है। ओके, तो एक स्पर्श रेखा यह हो गया। अगर हम ऊपर में देखते हैं दोनों वृत्त से होकर यह जा रहा है लाइन, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ऊपर में बन गया, एक खड़ी लाइन हो गया और एक स्पर्श रेखा यहाँ पर बन गया। अगर हम नीचे भी देखते, नीचे भी दोनों वृत्त से होकर जाएगा ये लाइन, तो यहाँ से स्पर्श रेखा जो बना स्टूडेंट, यहाँ पर टोटल 3 स्पर्श रेखा बन रहा है। दो वृत्त से होकर जाना चाहिए, स्पर्श रेखा जो जाना चाहिए दोनों वृत्त से होकर जाना चाहिए। तो अगर हम दो वृत्त को सटा के रखते हैं तो यहाँ पर एक बीच में हो गया और ऊपर नीचे 2 हो गया, यानी टोटल 3 हो गया। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। तो दो वृत्त को अगर हम सटा के रखते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से 3 आंसर आ रहा है। लेकिन अगर हम फोल्ड करके देखते हैं कि फोल्ड करने के बाद कितना स्पर्श रेखा बनेगा। केस 2, यहाँ पर हमने दो वृत्त फोल्ड में रखते हैं, यानी दो वृत्त को हमने दूरी पे रखा, एक दूसरे को कोई दूरी पे रखा। अब देखेंगे कि यहाँ दोनों वृत्त से होकर कितनी स्पर्श रेखा बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊपर और नीचे 2 स्पर्श रेखा बन जाएगा। दो स्पर्श रेखा ऊपर नीचे से बन गया। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम इस बिंदु पे देखते हैं तो यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा बन रहा है कोनासी, सॉरी इसमें टच करते हुए जाना है। 2 ऊपर में हो गया और एक स्पर्श रेखा यहाँ पर बन सकता है। सेम इसी प्रकार एक स्पर्श रेखा यहाँ से भी होकर जा सकता है। ओके, तो यहाँ से हमको यह देखने को मिलता है कि अगर हम दो वृत्त को कोई दूर पे रखते हैं, दो वृत्त को अगर हम कोई दूरी पे रखते हैं तो उसमें जो स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होती है टोटल 4 हो जाती है। एक तो पैरेलल हो जाएगा ऊपर नीचे, यानी टोटल 2 हो गया, और यह कोनासी 2 स्पर्श रेखा हो जाएगा। ऐसा नहीं देखना है कि यह जो स्पर्श रेखा बना है इस लाइन को प्रतिच्छेद करते हुए गया, ऐसा नहीं देखना है। उसके हिसाब से अगर हम देखें, अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर यहाँ पर ऊपर में स्पर्श रेखा 2 तो खींच दिया, लेकिन अगर हम कोनासी देखते तो ये लाइन को काटते हुए जा रहा है, तो यह कैसे पॉसिबल होगा? तो हम इसको समझाते हैं। जैसे हमने क्या बताया था शुरू में कि एक वृत्त से होकर स्पर्श रेखा अनंत हो सकती है, यानी एक वृत्त से होकर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और ये किताब में दिया हुआ भी है कि एक वृत्त से होकर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यह कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम यहाँ एक वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है उसके बारे में हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक स्पर्श रेखा खींचा, ओके, तो यह स्पर्श रेखा हो गया। चूँकि एक वृत्त से होकर अनंत हम खींच सकते हैं, यहाँ से अगर हम खींचेंगे तो यह इस लाइन को प्रतिच्छेद करते हुए गया। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि यह लाइन प्रतिच्छेद करते हुए जाना चाहिए। एक यहाँ से हमने खींचा, यह भी प्रतिच्छेद करते हुए गया, यहाँ से खींचा तो यह भी प्रतिच्छेद करते हुए गया। तो यह मन में सवाल नहीं रखना कि यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हुए जा रहा है तो यह स्पर्श रेखा नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। ओके, तो जितना स्पर्श रेखा पॉसिबल हो रहा है तो उतना ही हमको बनाना है, चाहे वह स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद करे एक दूसरे को या नहीं करे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिला? केस 1 में टोटल 3 बन रहा है, 2 ऊपर में 1 नीचे, टोटल 3 बन रहा है केस 1 में। केस 2 में हम देखते हैं कि 4 स्पर्श रेखा बन रहा है। तो अगर ऑप्शन में 3 दिया हुआ रहेगा, 4 नहीं होगा, तो हम आंसर 3 मारेंगे। बन सकता है 3 भी बन सकता है और मैक्सिमम 4 हो सकता है। ओके स्टूडेंट, अगर ऑप्शन में 3 दिया हुआ रहेगा और 4 नहीं होगा तो 3 मारना है। अगर 3 और 4 दोनों दिया हुआ रहेगा तब आंसर में क्या मारना है? आंसर में हमको 4 मारना है। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दो वृत्त से होकर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर क्वेश्चन में क्लियर दे दे कि अगर दो वृत्त को सटा के रखते हैं तब कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तब हो जाएगा आंसर 3।
अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि दो वृत्त अगर कोई दूरी पे हैं तो उन दोनों से होकर कितनी आसपास रेखा हम खींच सकते हैं, तब आंसर 4 होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं किया है कि सटा के रखना है या फोड़ करके रखना है, लेकिन हमको दोनों चित्र बना के देखना है कि मैक्सिमम कितना बन रहा है। तो मैक्सिमम 4 बन रहा है तो हमको 4 आंसर मारना है। ओके, लेकिन अगर ऑप्शन में 4 नहीं दिया हुआ रहेगा, 3 तक ही दिया हुआ रहेगा, तब हमको 3 मार देना है। ऑप्शन 4 में दिया हुआ रहेगा तब 4 मारना है। तो इसका आंसर नंबर डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए या थोड़ा सा इसमें एक्सचेंज हो, लेकिन क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। यह सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक पहिए की त्रिज्या 0.25 सेंटीमीटर है, तो 11 किलोमीटर दूरी तय करने में, इस जगह तय छूट गया है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा, ये हमको निकालना है। 28 ऑप्शन में दिया हुआ 2800 होगा, 4000 होगा, या 5500 होगा, या 7000 होगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसको हम बनाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले समझना कि पहिया जो होता है, पहिया एक वृत्त के आकार का होता है। ओके, ये हमेशा याद रखना कि पहिया का जो आकार होता है वह वृत्त के आकार का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहिया का आकार बनाते हैं। तो ये हमने एक वृत्त बना लिया। क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या, यानी पहिए की त्रिज्या जो दिया हुआ है, ये त्रिज्या r 0.25, यानी r बराबर 0.25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगेगा, यानी इस पहिया को 11 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर वो लगाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वृत्त का जो हम परिधि निकालते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वृत्त का जो हम परिधि निकालते हैं, तो वह परिधि क्या होता है। परिधि जो होता है ये टोटल चारों ओर लंबाई, यानी पहिए का टोटल कितना लंबाई है, ये चारों ओर का जो किनारे की लंबाई हो गया, तो यह इसी को हम वृत्त का परिधि कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आए कि पहिए की त्रिज्या 0.25 सेंटीमीटर है, तो एक चक्कर में कितना किलोमीटर दूरी तय चलेगा, तो इसका परिधि निकाल लेना है। क्योंकि हमको पता है कि हम परिधि जो निकालते हैं, तो ये परिधि जो होता है चारों ओर का लंबाई को ही परिधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिधि निकालते हैं, यानी परिधि इक्वल टू क्या होता है, 2πr। ओके, वृत्त का परिधि 2πr होता है। तो यहाँ पर हम 2 गुना पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 लिख दिया, गुना त्रिज्या r कितना है 0.25। ओके, त्रिज्या r 0.25 सेंटीमीटर है। अगर हम दशमलव को उड़ाते हैं तो नीचे 100 हो जाएगा। ओके, यहाँ से 25 कट गया, 25 का 25 से 25 के 100। ओके स्टूडेंट, उसके बाद देखिए कैसे कटाते हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4, फिर यह 2 से कट गया, 11 यहाँ पर हो गया। टोटल हम कटा दिए, तो यहाँ से टोटल कितना निकल गया 11/7 सेंटीमीटर। अगर सीएम में हो, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 11/7 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 11/7 क्या हुआ, 11/7 हमने वृत्त का परिधि निकाल लिया, यानी इस पहिए का हमने परिधि निकाला। और परिधि जो होता है चारों ओर लंबाई होता है, यानी हम बोल सकते हैं कि अगर ये पहिया एक चक्कर लगाएगा तो इतना दूरी तय करेगा, बोल सकते हैं। क्योंकि परिधि जो होता है चारों ओर का लंबाई होता है, तो हम यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यह पहिया जो एक बार घूमेगा तो 11/7 सेंटीमीटर 11/7 सेंटीमीटर चक्कर लगाएगा। सेंटीमीटर है, यहाँ पर दूरी किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। ओके,
सबसे पहले हम इसको किलोमीटर में बदलते हैं। 11/7 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग देना पड़ता है। ठीक, देखो सेंटीमीटर को हमने मीटर बदला तो 100 से भाग दिया। अब से मीटर को अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देना होगा। तो यहाँ से टोटल कितना निकल गया? 11/7 गुना 1 2 3 4 5 10⁻⁵ यह किलोमीटर में आ गया। और यह जो है यह टोटल परिधि हमने निकाला है, यानी अगर यह पहिया एक चक्कर घूमेगा तो इतना किलोमीटर दूरी चलेगा। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं, चूँकि 11 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में बदला 100 से भाग दे दिया। अब मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो 1000 से भाग दे दिया, इतना आ रहा है, ये तो ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं 11/7 गुना 10⁻⁵ किलोमीटर दूरी तय करने में एक चक्कर लगाता है। समझ रहे हो ना? ये जो हमने निकाला है पहिए का परिधि निकाला है। तो यहाँ से हमने क्या लिखा? अगर इतना किलोमीटर दूरी तय करेगा तो ये पहिया एक बार घूमेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 11 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो सबसे पहले हम 1 निकालेंगे। अगर हम 1 किलोमीटर दूरी तय करेंगे तो कम लगेगा, यानी 1/11 11/7 गुना 10⁻⁵। ओके, तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी 7 गुना 10⁻⁵/11 हो गया। या 1 किलोमीटर दूरी तय करने में चलना कितना है? 11 किलोमीटर। इसीलिए 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा? तो 11 से गुना कर देंगे इसमें, यानी 7 गुना 10⁵/11 गुना 11। यहाँ से 11 कट गया, कितना बचा? 7 गुना 10⁵, यानी 7 गुना, टोटल 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, कितना निकल गया? इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 7 लाख किलोमीटर आ गया। लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो 2800, 4000, 5500 और 7000 ही दिया हुआ है, लेकिन इतना कैसे आ गया? थोड़ा देखते हैं, मिस्टेक तो कहीं नहीं हुआ है। त्रिज्या सेंटीमीटर में, तो यहाँ से हमने सेंटीमीटर में ही लिखा। ओके, सेंटीमीटर में तो हमने सेंटीमीटर में ही लिखा। परिधि 2 पा रहे तो हमने परिधि निकाली, यानी एक चक्कर इतना सेंटीमीटर लगाता है। अब यहाँ से हम किलोमीटर, चूँकि किलोमीटर दिया हुआ है तो किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। सबसे पहले सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला तो 100 से भाग दिया। ठीक, मीटर, यहाँ से मीटर आ गया। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 100 से भाग दिया, यानी गुना 1/100 कर दिया। सेंटीमीटर ये मीटर में चेंज हो गया। ओके, अब इस मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो ये टोटल जो हो गया यहाँ से यहाँ, ये टोटल किलोमीटर में आ गया। ओके स्टूडेंट, तो इसी को हमने लिखा है 11/7 गुना 10⁻⁵ किलोमीटर। ओके, तो मेरा यहाँ पर कहीं भी गलती नहीं है। हो सकता है ऑप्शन में सेंटीमीटर की जगह मीटर दिया हुआ हो, मिस्टेक हुआ होगा। अगर हम मीटर रखते हैं, अगर हम यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह 0.25 मीटर रखते हैं तो सिर्फ हमको इसको किलोमीटर में बनाना होता, यानी 100 से भाग नहीं देके डायरेक्ट हम 1000 से भाग देते तो यहाँ से पावर 3 आ जाता, यानी 11/7 गुना 10⁻⁵ की जगह 3 आ जाता। ओके स्टूडेंट, तो इसके हिसाब से यहाँ पर 7000, इसके हिसाब से अगर हम मीटर रखते हैं तो 7000 आंसर आ रहा है। तो इसमें हमको घबराना नहीं कि ऑप्शन में नहीं मिला, ऑप्शन ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह मीटर होगा। तो इसका जो आंसर होगा, हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं या हम ऑप्शन ए को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को ही चेंज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर 3 जीरो है, टोटल 1 2 3 4 5 जीरो हुआ है, तो हम 2 जीरो और बढ़ा दिए। इसमें भी हम बढ़ा देते हैं ताकि सेम ऑप्शन सेम की तरह हो जाए।
अब यहाँ पर समझ गए स्टूडेंट, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर में बदला, फिर मीटर को किलोमीटर में बदला, इसीलिए इतना आ गया। ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। r त्रिज्या दिया हुआ है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि गोला का क्या होता है। गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, दोनों एक ही होता है। तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर अर्धगोला का पूछे तो यानी आधे गोला का, तो 2 से भाग दे देना है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर में 2 से भाग दे दिया तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। यानी r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। यह हमेशा याद रखना है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दो गोले का आयतन का अनुपात 64:27 है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। इसको हम बनाते हैं। देखो स्टूडेंट, हम जो इतना टाइम लेते हैं समझाने में, हम शॉर्ट में भी समझा सकते हैं, लेकिन हम आपका पूरा कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं कि आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहे, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसलिए हम 1 बाय 1 करके हर एक चीज़ समझा देते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है समझाने का हम उतना आपको बता देते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दो गोले का आयतन का अनुपात। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हमने दो गोला लिया, एक की त्रिज्या जो लिया हमने कैपिटल आर ले लिया और दूसरे की त्रिज्या स्मॉल आर लिया। ओके, तो दो गोले का आयतन दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर आयतन दिया हुआ है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है आयतन, वो हम क्षेत्रफल बोल रहा था 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आयतन दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम इस गोला का आयतन निकालता है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, और इस गोले का आयतन रेशियो में दिया हुआ है, अनुपात यानी डिविजल होता है, अनुपात जो होता है वह डिविजल होता है। तो इसका भी हम आयतन निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। दो गोले का आयतन दिया हुआ है 64:27, यानी 64/27। देखो अनुपात जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, डिविजिबल होता है, इसको हम बटे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे ए अनुपात बी है तो इसको हम लिखेंगे A/B। और मैं एक बता दूँ स्टूडेंट कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का भी हम बहुत ही जल्द क्लास लेके आ रहे हैं, पूरा 0 लेवल से हम पढ़ाएंगे, तो आप सभी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। यहाँ पर देखिए यह 4/3 कट गया, पाई भी कट गया, इम्प्लाइड आर पर क्यू, नीचे भी आर पर क्यू है, तो हम लिख सकते हैं टोटल का होल क्यू, यानी इस कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का होल क्यू हमने कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 64 यहाँ पर दिया हुआ है, 27 हम लिख दिए हैं। 64 को हम किसका क्यूब लिख सकते हैं, 64 जो होता है वह 4 का क्यूब होता है। 64 जो होता है, देखो 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है, और 27 जो होता है 27 किसका क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ से 4 का क्यूब और नीचे 3 का क्यूब, यानी टोटल हम लिख देते हैं 4/3 का होल क्यूब। ओके, 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, तो हमने 4/3 का होल क्यूब कर दिया। अब यहाँ पर देखिए पावर दोनों का सेम है, यहाँ पर भी पावर 3 है और यहाँ पर भी पावर 3 है। अगर पावर सेम रहे तो इन दोनों को इक्वल कर देना है, पावर सेम है तो दोनों को इक्वल कर देना है, यानी दोनों का बेस इक्वल करना है। इम्प्लाइड R/R बराबर 4/3, इम्प्लाइड R अनुपात R बराबर कितना हो गया, 4/3 हो गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आयतन दिया हुआ है तो इसका त्रिज्या का जो अनुपात निकला
4:3 निकला। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4:3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr² होता है। तो क्षेत्रफल जो होता है अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर 2πr²। तो यहाँ पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 गुना पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 गुना r 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर यानी 49 हो गया। जैसे 7 कट गया, 7 7 49 हो गया, गुना करते हैं 22 दूनी 44, 44 गुना 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30। तो यहाँ से जो निकला स्टूडेंट 308 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। लेकिन ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि 588 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 392 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर हमने मिस्टेक क्या है कि पाई का मान हमने 22/7 रख दिया, लेकिन पाई का मान 22/7 नहीं रखी, सिर्फ पाई ही रख देना है, इसलिए ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम 22/7 के जगह हम पाई ही रख देते हैं। ओके, ये भी आंसर इसका 308 ही होगा। अगर हम पाई का मान पा ही रखते हैं तब इसका जो आंसर होगा कितना होगा, तब इसका जो आंसर होगा, तो इसको मिटा देते हैं, तब तो ये 49 नहीं कटेगा, सिर्फ 49 में 2 से मल्टीपल हो जाएगा। 2 9 18, 2 चौके 8 1 9, यानी 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर 98 पाई दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी घटना की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। किसी घटना की प्रायिकता का मान होता है, प्रायिकता का मान कितना होता है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का जो मान होता है 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, किसी घटना की प्रायिकता होता है प्रोबेबिलिटी PE इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ऑप्शन बी में है PE इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 1। डी में नन ऑफ दीज होगा। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है 0 या 0 से बड़ा और तथा 1 या 1 से छोटा होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना है, प्रोबेबिलिटी का मान 0 और 1 के बीच तो होता ही है, लेकिन 0 के बराबर भी होता है और 1 के बराबर भी होता है। ओके, यानी 0 या 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटा, इतना ही इसके अंदर तक ही मान या सीमित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ये याद रखना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन में है 2/7, ऑप्शन बी में -1.5, ऑप्शन सी में है 15%, ऑप्शन डी में है 0.7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया हमको। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यह जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं हम कि कौन सी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो पहले तो आपको याद रखना होगा कि प्रोबेबिलिटी का मान कितना कितना तक हो सकता है। तो इससे ठीक ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने लिखा है कि प्रोबेबिलिटी का मान 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा ही हो सकता है। तो ऑप्शन ए में सबसे पहले देखते हैं 2/7। 2/7 का मान कितना आ रहा है, देखो 2/7 बराबर कितना आ रहा है, दशमलव। अगर हम दशमलव देते हैं तो यहाँ से ऊपर में 20 हो गया, यानी 7 दूनी 14, जो भी मान आए, लेकिन ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो यह भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है
-1.5 जो कि 0 से छोटा हो गया। नेगेटिव मान जो होता है वह 0 से छोटा होता है। तो हमने आपको बोला है कि प्रोबेबिलिटी का मान 0 या 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आ गया तो यह मान जो होगा प्रोबेबिलिटी का नहीं होगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया, -1.5 हो गया। यहाँ पर हमेशा याद रखना है, जहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, अगर आपको नेगेटिव मान दिख जाए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, नेगेटिव मान आए तो डायरेक्ट आंख मूंद के उसको टिक मार देना है, यानी आंख देख के ही मारना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिखा हुआ है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 1 होगा, 1/2 होगा, या 1/4 होगा, या 0 होगा। तो यह याद रखना है आपको कि असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वह 0 होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह हमेशा याद रखना। यह दोनों क्वेश्चन लगभग सेम प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो यह जो होगा 0 होगा। यह दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर निश्चित दिया हुआ है और यहाँ पर असंभव दिया हुआ है। तो निश्चित का 1, असंभव का 0, यह रट लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मान होगा, ए नंबर 1 होगा, बी नंबर 0 होगा, सी नंबर -1.2 और डी नंबर 1। यहाँ पर हम समझते हैं, कभी भी अगर दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर 1/2 अगर दिया हुआ रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर 1/2 दिया हुआ रहे, इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या होगा। तो इसका जो मान होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है। ओके, यानी 1 - 1/2, तो यहाँ से निकल गया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर अगर 1 है तो पी ई डैश अगर निकालना है तो डायरेक्ट हम 1 में घटा देंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मान क्या होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम 1/2 को 1/2 के साथ अगर हम जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, यानी 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ से 1 निकल गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मान क्या होगा, इसका 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो स्टूडेंट हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था कि हमने जो 2πr² जो बोला था वह अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 3πr² होता है। यहाँ पर ऑप्शन को सही कर लेना है। इस वीडियो में हम शुरू में ही पढ़ा दिए, इसलिए हम लास्ट में इस बारे में हम बता रहे हैं कि अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² होता है। यह हमेशा याद रखना है, इसको आपको सुधार लेना है। पूरा वीडियो देख लेने के बाद ही आपको पता चलेगा। 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। अगर संपूर्ण की जगह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तब 2πr² आपको लगाना है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3πr² होगा। तो इसके हिसाब से हम गुना करते देखते हैं कितना आ रहा है, 3πr², यानी 3 गुना पाई गुना r कितना दिया हुआ है, r जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी 7 7 49 हो गया, 3 नंबर 27, 3 चौके 12 2 14, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ से कितना निकला 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। तो ऑप्शन आपको सही कर लेना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आया। ओके, तो यह दोनों मिस्टेक हुआ था, इन दोनों को आपको सुधार लेना, उसके बाद ही आपको पढ़ना है। ओके।
तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम आशा करते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो में जो भी लेक्चर में होगा उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। ओके, थैंक्स।